पेपल माफिया, पता नहीं आपने ये नाम सुना या नहीं सुना है, लेकिन सुन लेना चाहिए इंसान को। अच्छा ठीक है, ये फोटो जो है ना, जो आपके सामने आ रही होगी, ये 13-14 लोगों की फोटो है और ये बहुत फेमस हुई थी इस नाम से कि दे आर द पेपल माफिया, मतलब पेपल माफिया है ये। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये 13-14 लोग जो है ना वो पेपल में काम करते थे। उसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेशंस क्रिएट करे हैं उनके नाम मैं एक बार गिनवा देता हूँ। यूट्यूब, फेसबुक के साथ में इंस्टाग्राम और मेटा आ गया, लिंक्डइन, ये तो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, जितनी भी इलॉन मस्क की कंपनीज है वो, इलॉन मस्क भी इसी पेपल माफिया का ही पार्ट है। और उसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनका शायद नाम आपने सुना नहीं होगा, जैसे पेलेंटर, अफर्म, इस टाइप की कंपनीज हैं। पर ये मत समझना कि ये कंपनीज जो है वो कम पोटेंशियल वाली हैं क्योंकि आपने सुनी नहीं है। ये इनफैक्ट ज़्यादा डेंजरस और ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में है ये एप्लीकेशन, जिनका नाम आपने शायद सुना नहीं होगा, जैसे कि पेलेंटर का मैं आपको बस इस बात से अंदाजा लगवा देता हूँ कि ये कंपनी क्या करती है पता है? यूएस गवर्नमेंट को, मतलब यूएस की CIA, FBI और यूएस की मिलिट्री को सॉफ्टवेयर्स देती है। तो आप समझ सकते हो कि इस कंपनी का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। और फनी चीज ये है कि जो पेलेंटर है ना, उसका जो ओनर है बंदा, पीटर थियल, ठीक है, तो ये बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर्स दे रहा है ऐसी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी, मतलब क्या ही बोलना चाहिए कि जो मिलिट्री वाइज ताकत है उसको वो सॉफ्टवेयर्स दे रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स किस चीज के? इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ना CIA और FBI जो है वो थक गए थे, ठीक है, बहुत मेहनत करी इन्होंने। एट द एंड इनको पेलेंटर का ही एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ा जिसका नाम था गोथम, ठीक है। उसका इस्तेमाल करके इन्होंने ओसामा बिन लादेन को लोकेट किया कि वो पाकिस्तान के इस जगह पे है, फिर जाके वो ऑपरेशन हुआ था। अब सुनने में लगेगा कि ये बंदा तो तगड़ा ही कंप्यूटर साइंटिस्ट होगा या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होगा या कोई मैथमेटिशियन होगा, है ना, जिसको स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब कुछ पता हो। पर नहीं, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक फिलोसोफर है। एक लॉयर था बाय प्रोफेशन, लेकिन लॉयर भी इसने छोड़ दी, लॉ फर्म, तो ये एक सिर्फ फिलोसोफर है। और यही मैं बताना चाह रहा था कि मैंने जब ये पेपाल माफिया के बारे में पढ़ा ना, तो ज्यादातर जगह पे मैं जितना पढ़ता जा रहा था मेरे को स्टोरी बताई जा रही थी कि भाई ये 13-14 लोग थे, पेपाल की कंपनी में काम करते थे, वहां से निकल के इन्होंने ये सारी कंपनीज बना दी। पर इससे ये साबित नहीं होता ना, या फिर ये समझ नहीं आता ना कि भाई अगर ये 13-14 लोग कर सकते हैं तो बाकी दुनिया के लोग क्यों नहीं कर पाए। और उस चीज का रीजन जब मेरे को मिला तो मैंने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी। समझने के बाद सारा कुछ, मेन रीजन ये था कि जो मुझे समझ में आया कि इस दुनिया के जो सबसे पावरफुल लोग होते हैं ना, चाहे वो राजा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ठीक है, जो सबसे तगड़े होंगे, एम्पायर्स खड़े करेंगे जो, ठीक है, वो लोग वो नहीं होते जिनको कंप्यूटर साइंस आती है, इंजीनियरिंग आती है, अकाउंटिंग आती है, या फिर वो अच्छी इनोवेशन करते हैं, या नहीं, ये सारे फैक्टर्स ठीक है, ओके हैं, पर मेन फैक्टर पता क्या है कि वो ह्यूमन ब्रेन को समझते हैं। और इसमें बड़े सरप्राइजिंग ट्रूथ हैं इस पूरी स्टोरी में, सरप्राइजिंग शॉकिंग फैक्ट्स हैं जो आपको भी बड़ी हेल्प करेंगे अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। आगे आते आते आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली बात ये थी कि इन पेपल माफिया में ना 2 बंदे ऐसे थे जो काइंड ऑफ फिलोसोफर थे। पहला तो इलॉन मस्क को आप समझ ही सकते हो कि उस आदमी की जो सोच है वो काफ़ी इनोवेशन टाइप की है, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल, नेक्स्ट लेवल और आगे की सोचने लग जाता है, स्पेशली जब वो साइंस की बात आती है। पर पीटर थियल जो है ना, वो प्रॉपर एक फिलोसोफर है, वो ह्यूमन ब्रेन को इतना समझता है जितना आप शायद सोच नहीं सकते। पर ये सारी जो स्टोरी है ना, पीटर थियल है कौन भाई, इतना क्या तगड़ा बंदा है, कैसे है, क्यों है, और साथ में मतलब ये पेपाल माफिया का सीन क्या है, इन्होंने कैसे इतने सारे एप्लीकेशन बना दिए कि भाई इंटरनेट को ओवर पावर तो यही लोग कर रहे हैं ना, मतलब आपके फोन में जितने एप्लीकेशन हैं और जिनमें आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वो इन्हीं के बनाए हुए एप्लीकेशन है। मतलब आपकी लाइफ ये बताते हैं कि कैसे चलेगी, उसी हिसाब से चलती है। तो इस स्टोरी को समझने के लिए ना आपको पेपल के अंदर उस टाइम क्या हुआ वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात मैं बता देता हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिस टाइम ये 13-14 बंदे आए थे ना, इंक्लूडिंग पीटर थियल और इलॉन मस्क, ठीक है, तो इनका ना बाकी सारी चीजें, दिमाग वगैरह, सोचना तरीका, वो जो स्टोरी आप सुनोगे उसमें काफी कुछ आपको दिखेगा कि सबका अपना अपना सिस्टम है, सब अलग अलग है, ठीक है, स्किल्स वाइज भी, ठीक है। पर इनकी एक स्किल कॉमन थी और वो ये थी कि इनको अच्छे से पता था कि जितना मर्जी जो कॉमन मैन है या फिर जो कंजर्वेटिव बिजनेस करने वाले लोग हैं, मतलब कंजर्वेटिव बिजनेस का मतलब ये है कि जो पहले बिजनेस चलते थे, जो बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप में चलते थे, वो जितना मर्जी इंटरनेट को भगाने की कोशिश कर लें या फिर इंटरनेट को ये समझें कि भाई इससे तो बस वॉलपेपर डाउनलोड होता है, या फिर इस पे तो सिर्फ एक गाना डाउनलोड कर लो, या फिर कोई छोटा मोटा गेम डाउनलोड करके गेम खेला जाता है इंटरनेट पे, इतना कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, या फिर इंटरनेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन सबको इन पेपल माफिया ने बीट करा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझते थे कि इंटरनेट इज द फ्यूचर। अब इसी टाइम पे आप ये देख लो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आज भी वही 50 साल 60 साल पुराने सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है जो आउटडेटेड हो चुके हैं। वो 50 साल पहले बनाए हुए जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो आज जिस तेजी से दुनिया भाग रही है ना, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड ऑफ AI, वो सब काम नहीं आ सकता। आने वाला जो $1 ट्रिलियन एम्पायर है ना, वो AI बेस्ड ही होगा। और यही आता है अपना
मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो वो कॉलेजेस है ना जो बीटेक की डिग्री पकड़ा देते हैं, वो सारे काइंड ऑफ लीगल स्कैम्स हैं। पहले साल में पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और चौथे साल में जाके बताते हैं कि भाई एआई होता क्या है। और जब तक आपकी ग्रेजुएशन होती है तो जितनी टेक्नोलॉजी आपने उस कॉलेज में पढ़ी होती है वो डेड हो जाती है या फिर काम की नहीं बचती। 4 साल इंसान वेट करता है कि उसको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज मिले जिससे रियल वर्ल्ड में वो कुछ बढ़िया कर पाए। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये नहीं करता। इनका जो करिकुलम है वो एआई फर्स्ट करिकुलम है। आपको फाइनल ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है। यू स्टार्ट विद एआई ऑन डे 1। आपके ज्वाइन करने के बाद ये आपको एक लाइब्रेरी कार्ड नहीं थमा देते कि भाई ठीक है अब ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चलता रहेगा दिन बाई दिन। ये आपको पहले दिन ही मैकबुक थमा देते हैं। आपके जो मेंटोर होते हैं यहाँ पे वो वर्किंग इंजीनियर्स होते हैं। कहाँ से? गूगल, अमेजॉन, एडोबी। यहाँ पे आप 30 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो। और जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपके पास डिग्री नहीं होती है, आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है जो बताता है कि मार्केट में जो चाहिए ना वो स्किल मेरे अंदर है। पर ऑब्वियसली ये सबके लिए नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, द मेंस। इस एग्जाम की जो डिटेल्स हैं और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर रहा हूँ। गो चेक इट आउट एंड बिकम द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग। खैर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पेपाल माफिया की जो आगे की स्टोरी है वो सुनाता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने किया पीटर थियल स्पेशली, उस टाइम तो यही अकेला बंदा था। तो बात हो रही है सन 2000 की। उस टाइम पे ना इंटरनेट 10 साल पहले अप्रोक्सीमेटली या कुछ और साल पहले आया था। उस टाइम इंटरनेट पे ये नहीं था कि भाई तुम आज जो 5G चला रहे हो या फिर बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो। उस टाइम पे अगर कोई 2 MB का गाना डाउनलोड करके अपने फोन में घूम रहा है ना तो वो मोहल्ले का हीरो है, ठीक है। और बैंकिंग के अंदर जो पैसे के ट्रांजेक्शन वगैरह होते थे ना वो सिर्फ कैश में होते थे। कैश में आपको कुछ खरीदना है तो कैश में खरीदो, कैश में बेचो और साथ में फिर वो जो कैश है वो आप बैंक में सबमिट कर सकते हो, वहीं से निकाल सकते हो। बड़ी ट्रांजेक्शन्स करनी है तो आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चेक जो है वो 5-7 दिन हफ्ते ले लेता था। तो इंटरनेट बैंकिंग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं थी। अब यही ना पीटर थियल, मैं क्यों कह रहा था कि ये आदमी जो है वो एक अपने आप में फिलोसोफर था, ये कोई इंजीनियर नहीं था। ये एक्चुअली ये मानता था कि भाई जब इंटरनेट आ चुका है भाई साहब, तो फिर ये जो बैंकिंग कंपनीज हैं, इतने जायंट हैं, करोड़ों अरबों रुपया इनके पास में है, तो ये अपने पैसे का इस्तेमाल करके, इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके इंटरनेट के ट्रांजेक्शन को शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि पीटर थियल का ये मानना था, उसकी जो फिलोसफिकल माइंड था कि इंसान का दिमाग ऐसे काम करता है कि जब वो कोई काम नहीं कर रहा होता, या तो अपनी लेजीनेस की वजह से या फिर अपनी स्टुपिडिटी की वजह से या फिर अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से, तो वो अक्सर ना ऐसे लीगल और बहुत ही वैलिड बहाने ढूंढने की कोशिश करता है जो होते बहाने ही है। मतलब वो ये मानता था कि ये बैंकिंग कंपनीज जो हैं, अब ये बैंकिंग कंपनीज, अच्छा ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो बैंकिंग कंपनीज के पास थे, ये लोग फिर भी इंटरनेट के ऊपर क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स थे। वो सेफ्टी कंसर्न्स कैसे, वो अभी आपको पता चलेगा। पर पीटर थियल का ये मानना था कि सेफ्टी कंसर्न्स प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेफ्टी कंसर्न्स आएंगे तो उनको भी सॉल्व करा जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इनकी इनएफिशिएंसी है। पीटर थियल का था वो दिमाग, मतलब ऑलवेज रिबल, ऑलवेज ऐसा कि भाई इनोवेशन करते रहना ही इंसान का एक फितरत है और वही उसका बेस है। तो ऐसे ही ना ये बंदा पीटर थियल एक दिन एक लेक्चर दे रहा था, गेस्ट लेक्चर, और वहां इसको एक बंदा मिला, 22 साल का एक लड़का, मैक्स लेफ्चिन, ठीक है। और वो जो 22 साल का लड़का था वो था असली इंजीनियर और मैथमेटिशियन। और वो होते हैं ना लोग जो काफी हंग्री होते हैं, हंग्री फॉर पावर, हंग्री फॉर मनी, हंग्री फॉर ग्रोथ। तो जब वो इससे मिला उस गेस्ट लेक्चर में, तो इसको रियलाइज हो गया कि भाई यही तो टाइम है, अगर मैं फिलोसफिकल मेरा ब्रेन और ये जो बंदा है साथ में, इसका जो ये इंजीनियर है साथ में मिल जाए, देन वी कैन डू व्हाट दे कांट। और इन्होंने वही किया, वहीं से जन्म हुआ पेपल का। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक अकाउंट खोला बैंक के अंदर, पूल्ड अकाउंट। पूल्ड अकाउंट क्या होता है? पूल्ड अकाउंट सिंपल मतलब है उसका, मतलब जैसे ट्रस्ट होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे सिंपल बैंक में क्या होता है कि मेरा अकाउंट है, मैं ही पैसा निकाल रहा हूँ, मैं ही डाल रहा हूँ, ठीक है, नॉमिनी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ही अकाउंट है। पूल्ड अकाउंट में क्या होता है कि ट्रस्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे लोग हैं खर्च करने वाले और बहुत सारे लोग हैं डालने वाले, तो उनके लिए पूल्ड अकाउंट टाइप होता है। तो इन्होंने पेपल का एक पूल्ड अकाउंट खोला वेल्स फार्गो बैंक में, और भी कुछ बैंक्स में खोला होगा। तो पूल्ड अकाउंट खोला और उसके बाद में इंटरनेट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया पेपल नाम का। और इसमें क्या हो सकता है कि इसमें पेपल का वॉलेट है, आप अपने पैसे जो है वॉलेट में डाल लो, ठीक है, बैंक अकाउंट से शिफ्ट करके या अपना बैंक अकाउंट अटैच करके। और उस पेपल के अकाउंट पे, पेपल का अकाउंट जो है वो सिंपल जीमेल बेस्ड है, एक जीमेल आईडी से दूसरे जीमेल आईडी को पैसे भेज सकते हो। और वो पैसा एक्चुअली पैसा नहीं है, वो वॉलेट है आपके। मतलब ये कि जो पूल्ड अकाउंट है पेपल का, उसमें वो अपना हिसाब किताब मैनेज करते रहेंगे। इधर जो वॉलेट वाला हिसाब किताब है वो अलग है। वॉलेट वाला हिसाब किताब अलग कैसे है, ये सिंपल ऐसे समझो कि मान लो 100 बंदों का अकाउंट है और $100 उन्होंने डाल रखे हैं अपने वॉलेट्स में पेपल के, तो वो $1,00,000 हो गए जो पेपल के पास हैं, वो पेपल के अकाउंट में होंगे, पूल्ड अकाउंट में, जो कि वेल्स फार्गो बैंक के अंदर है। अभी जो 100 बंदे ही है आपस में अपने पैसों को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को भेज रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग पेपल पे आ रहे हैं, अपने वॉलेट बना रहे हैं, वो एक दूसरे को पैसे जितने मर्जी भेजते रहे, लेकिन पेपल का
जो बैलेंस है, जो पैसा उसके पास है, क्योंकि वॉलेट के अंदर जो पैसा है वो पेपल के पास पैसा है, सिंपल, वो तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ेगा, ऊपर होता रहेगा, लेकिन नीचे इतना आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वॉलेट का बैलेंस बढ़ता रहेगा। और पेपल का जो अकाउंट है वेल्स फार्गो के अंदर, उस बैंक के अकाउंट के अंदर पैसा बढ़ता चला जाएगा, जो कि पेपल का पैसा एक्चुअली है ही नहीं। वो पैसा किसका है? जिनके वॉलेट्स हैं। मतलब ये कि पेपल ने एक इंटरनेट बैंक अकाउंट बना दिया एक बैंक अकाउंट के अंदर। और प्रॉब्लम यह है कि पेपल के वॉलेट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं लोगों के बीच में, वो कौन ट्रैक कर रहा है? वो तो उसका जो रजिस्टर है वो कौन रख रहा है? वो तो ठीक है पेपल वाले रख रहे हैं, लेकिन बैंक जो होती हैं वो सेंट्रल बैंक के साथ जो रजिस्टर्ड होती हैं, उसका पर्पस ही ये होता है कि सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो ऑन पेपर है, वो सारी ट्रैक हो रही हैं। लेकिन पेपल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसका हिसाब तो पेपल के पास है बस, और किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड बैंक तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक पूल्ड अकाउंट है। अगर थोड़ा टेक्निकल हो गया हो तो पीछे थोड़ा चले जाना, दोबारा से वीडियो को सुन लेना, समझ आ जाएगा। तो ये जो पेपल का बिजनेस है ये एक्चुअली काइंड ऑफ, इसको इलीगली बोला जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसके लिए कोई रेगुलेशंस है ही नहीं, क्योंकि ऐसा काम किसी ने कभी किया ही नहीं, रूल ही नहीं है, तो लीगल नहीं है ये काम। पर अजीब बात यह है कि जब पीटर थियल और मैक्स लेफ्चिन ये वाला काम कर रहे थे ना, तो सिर्फ वही लोग नहीं थे जो इतने इंटेलिजेंट थे। जस्ट उनके कुछ ही किलोमीटर भी नहीं, मीटर्स दूर एक और ऑफिस था, और वो भी वही काम कर रहे थे। और वो किसका ऑफिस था? इलॉन मस्क, एक्स, उसका प्लेटफॉर्म एक्स। और जब इन दोनों को रियलाइज हुआ कि भाई ये दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, इंटरनेट बैंक इन्होंने खोल दी है जो अभी दुनिया को पता भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, फिर ये दोनों कंपटीशन करने लग गए अपना। लगातार इनका जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके अकाउंट में बढ़ते चले जा रहे हैं। जो इनका पैसा नहीं है ऑब्वियसली, वो वॉलेट का बैलेंस है लोगों के। खैर, जब इन दोनों का कंपटीशन अच्छा खासा चलता रहा और धीरे धीरे इनको रियलाइज हुआ कि कंपटीशन में एक दूसरे को ही बर्बाद कर रहे हैं, इलॉन मस्क और पीटर थियल की पेपल और उसका एक्स, तो यहाँ फिर से जो पीटर थियल का विजडम था, विजडम ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अच्छा, पीटर थियल ना एक्चुअली अपने एक फ्रेंच ट्यूटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, और उस फ्रेंच ट्यूटर का नाम था रेने ग्राड। अभी जो फ्रेंच ट्यूटर था ना, एक्चुअली इसकी एक थ्योरी थी जिसको जो पीटर थियल है वो बहुत ज्यादा मानता था, और थ्योरी थी मिमेटिक थ्योरी और मिमेटिक राइवलरी। सिंपल सेंस में ये है कि उसका मानना ये था कि हम ह्यूमंस को ना पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हम सिर्फ मिमिक करते हैं। मतलब अगर दूसरे बंदे को कुछ चाहिए तो फिर वो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि वो हमें भी चाहिए, और फिर ऐसे जब कलेक्टिवली पूरी ह्यूमैनिटी जो है उसको ये लगने लग जाए कि ये चीज जरूरी है और ये चाहिए, तो वो उसके लिए राइवलरीज करनी शुरू कर देते हैं। सिंपल सेंस में कि हजारों सालों तक राजाओं ने लड़ाई लड़ी के जमीनों की लड़ाई लड़ी कि ये हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा तेरा है, पर वो राजा जो है उस जमीन का कर क्या रहा है? जो प्रजा है, जनता है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से राजा के अंदर काम कर रहे हैं इस टाइम पे, इतना फर्क नहीं पड़ता होगा उन्हें, तो फिर भी वही अपना जमीन पे एग्रीकल्चर करके खाना है, या फिर जो भी वो काम कर रहे होते हैं वही करना है। तो हजारों सालों तक जो राजा है वो लड़ते रहे कि भाई उन्हें धरती के टुकड़े चाहिए, जबकि धरती के टुकड़े किसी के होते थोड़ी है। तो यह है मिमेटिक राइवलरी, और पीटर थियल भी इसमें ही मानता था। तो जिस टाइम पे इलॉन मस्क के साथ में कंपटीशन करते करते पीटर थियल को फिर से ये रियलाइज हुआ कि ये कंपटीशन जो है वो सिर्फ एक मिमेटिक राइवलरी है, और वो ये मानता था कि ह्यूमैनिटी की जो इनोवेशन है ना, आगे बढ़ना, वो इस मिमेटिक राइवलरी की वजह से बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। और वो ऑब्वियसली वैसे कहीं ना कहीं ट्रू भी है। मतलब आप सोचो ना कि अगर 1900 ले लो, सन 1900, तो उसमें घोड़ा तांगा चल रहा था, और अब जो है वो कैसे कैसे फाइटर जेट तक आ चुके हैं, क्योंकि ये जो राजा महाराजा थे वो मिमेटिक राइवलरी में ही पड़े रहे हमेशा, इसलिए ये इनोवेट कर ही नहीं पाए, इनका दिमाग वहां चल ही नहीं पाया। तो मतलब ये है कि पीटर थियल जो है उसने इलॉन मस्क के पास हो गया। खैर, इसमें थोड़ी अनबन भी हुई इन दोनों के बीच में और काफी कुछ हुआ, लेकिन बाद में पेपल और एक्स दोनों मिलके पेपल बन गए, और दोनों साथ में मिलके काम करने लग गए। इनके जो वॉलेट का बैलेंस था वो और बढ़ने लग गया, इनकी जो वैल्यूएशन है, कंपनी की वैल्यूएशन, वो भी बढ़ने लग गई। धीरे धीरे रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को भी कि भाई ये जो काम कर रहे हैं इन पे कुछ रेगुलेशंस हैं भी, रूल्स क्या है। और फिर इन पे जो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ कि पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि भाई बंद कर देंगे तुम्हारा ये बिजनेस क्योंकि ये इलीगल है। और पॉलिटिशियंस के ऊपर प्रेशर किन का आ रहा है? वो लोग जिनका लॉस हो गया, जैसे उस टाइम पे कार्ड आ गए थे, क्रेडिट कार्ड्स टाइप, लेकिन वो 2-3% ट्रांजैक्शन फी काटते थे। पेपल कुछ नहीं काट रहा था, ₹0 ट्रांजैक्शन फीस। आप वॉलेट से वॉलेट ट्रांजैक्शन करो, हम कोई रुपया नहीं काटेंगे। तो उनका तो सीधे सीधे नुकसान होना शुरू हो गया था। साथ में जो बैंकिंग कंपनीज है उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई बैंक्स का काम क्या होता है? एक दूसरे की ट्रांजैक्शंस कराना। अगर ट्रांजैक्शन पेपल कर रहा है तो बैंक्स जो है उनका कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ बिजनेस तो जा ही रहा है। अच्छा, इसमें एक बात रह गई कि पेपल ने ना अपना सबसे बड़ा बिजनेस जो क्रिएट करा ना, वो करा ईबे पे क्रिएट। ठीक, ईबे जो है वो प्लेटफॉर्म क्या है?
वो बहुत बेसिक है कि भाई किसी इंसान को सामान बेचना है तो वो दूसरे इंसान को सामान बेच सकता है और खरीद भी सकता है। इतना सिंपल प्लेटफॉर्म था। लेकिन पेपाल से पहले होता क्या था कि किसी को सामान बेचना है वो ईबे पे चढ़ाएगा और जो बायर्स हैं वो बिडिंग करेंगे कि भाई मैं इतने रुपए दूंगा, मैं इतने रुपए दूंगा। उसके बाद डिसाइड होगा, नेगोशिएट होने के बाद एक प्राइस डिसाइड होगा। फिर वो बंदा जिसको सामान खरीदना है वो चेक भेजेगा। चेक आने में लगेंगे टाइम, 3-4 दिन में आएगा। वो आने के बाद में वो उस चेक को डिपॉजिट करेगा जिसमें 3-4 दिन और लगेंगे, और फिर 7-8 दिन 10 दिन बाद जब वो पैसे आ जाएंगे तब वो मेल करेगा प्रोडक्ट को। मतलब ये कि कई हफ्तों से महीनों लग जाते थे एक प्रॉपर ईबे की ट्रांजैक्शन होने में। और वहीं जहां पेपैल आया तो वॉलेट के थ्रू भाई तुम सीधे ट्रांजैक्शंस करो और कुछ ही घंटों के अंदर तुम अपना जो सामान है वो एक्सचेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन के तुम्हारा सामान पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के प्रेशर के अलावा ना ईबे का प्रेशर अलग था। ईबे को भी ये दिखने लग गया था कि भाई बिजनेस मैंने क्रिएट कराई है ईबे का पूरा, मैं जो कमीशन ले रहा हूँ वो ठीक है। ये पेपाल वाले अलग बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मेरे बिजनेस के अंदर इन्होंने बिजनेस क्रिएट कर दिया क्योंकि लोग ट्रांजेक्शन ही पेपाल में कर रहे थे। फाइनली जब पेपाल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो $1.5 बिलियन का पेपाल जो है वो ईबे ने उसको खरीद लिया। और चाहे पीटर थियल हो चाहे इलॉन मस्क, दोनों ही रोक नहीं पाए इस जो ये बेचा गया पेपल को। पर लोगों को लगा कि भाई इसके बाद जो है पीटर थियल और इलॉन मस्क जो है वो ठीक है, अब पैसा मिल गया। एक्चुअली बात सिर्फ ये दोनों भी नहीं थे, ये पूरी पेपल माफिया जो था ना ये इसी गैंग में था। और वो इलॉन मस्क की तरफ से नहीं था, वो पीटर थियल की तरफ से ही था। क्योंकि पीटर थियल का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जैसे उसने मैक्स को हायर किया था मैथमेटिशियन को, ऐसे ही उसने और बंदे हायर किए जो अपने पर्टिकुलर स्किल में बहुत तगड़े होने चाहिए। उसने किसी एमबीए वाले को हायर नहीं किया, उसे कोई हायरार्की नहीं चाहिए थी, कोई एचआर टीम नहीं चाहिए थी। उसने सिर्फ वो बंदे हायर किए जो अपने काम में तगड़े होने चाहिए। और ये जो कॉम्बिनेशन था फिलोसॉफिकल विजडम ऑफ पीटर थियल, इसी कॉम्बिनेशन ने ये सारे एप्लीकेशन बनाए जो आप आज यूज करते हो, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो फेसबुक है। कैसे? जब पेपाल एक बार बिक गया तो पीटर थियल जो है उसने अपनी बना ली काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म। मतलब उसका काम है अच्छे स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट देना, अच्छी जिनके पास हो सकती हैं अपॉर्चुनिटीज उनको ग्रैब करवाना। क्योंकि पीटर थियल खुद तो भाई कोई इंजीनियर नहीं था, मैथमेटिशियन नहीं था, वो तो बस एक मास्टर लेवल का चेस प्लेयर था। और ये जितने भी लोग थे जो पेपाल को उसके बाद छोड़ के गए, नाम भले ही मैंने सिर्फ पीटर थियल का, इलॉन मस्क का और मैक्स का लिया हो, लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने हायरिंग करी थी उन लोगों ने क्या क्या बनाया अब आप सुनना। जावेद करीम और स्टीवन चैन, ये दोनों एलीट इंजीनियर थे पेपाल के अंदर। इन्होंने क्या बनाया? यूट्यूब। पीटर थियल का फिलोसॉफिकल विजडम क्या था यहाँ पे कि भाई अगर तुम सिंपल सेंस में सोचो कि अगर पेपाल जो है वो इंटरनेट के ऊपर मनी ट्रांसफर कर सकता है दो बंदों के बीच में, तो मनी तो बहुत ज्यादा कम रिस्की है, वीडियो क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकती? दैट्स हाउ यूट्यूब केम। रीड हॉफमैन, ये बंदा जो है पेपाल के अंदर ये मेंटेन करता था कि कंपनी, पेपाल कंपनी के जो रिलेशंस हैं, बाहर रिलेशंस हैं लोगों के साथ, वो कैसे हैं। अब ऐसा बंदा जो है वो इंटरनेट के ऊपर क्या बनाएगा? लिंक्डइन। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेविड सैक्स ने यैमर बना दिया, जेरेमी स्टॉपलमैन ने येल्प बना दिया। हालांकि आपने इनके नाम नहीं सुने होंगे इसलिए मैं इनके एग्जांपल्स दे नहीं रहा, लेकिन कई सारे $बिलियन प्लेटफॉर्म बनाए गए। फेसबुक 2004 में जब मार्क जकरबर्ग को एक आइडिया आया तो वो किसके पास गया था? वो गया था लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन के पास। हालांकि लिंक्डइन के लिए फेसबुक सीधे एक कंपटीशन है क्योंकि काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। पर वही पीटर थियल का विजडम, उसकी अपनी फिलॉसफी कि भाई मिमेटिक राइवलरी जो है वो कैसे इनोवेशन को मार देती है। तो रीड हॉफमैन जो है वो मार्क जकरबर्ग को लेके गया पीटर थियल के पास, और पीटर थियल ने मार्क जकरबर्ग की बातें और सारी चीजें सुनने के बाद में 10% शेयर्स को बाय करते हुए सीधे $5 लाख का चेक काट दिया मार्क जकरबर्ग के लिए। और जो भाई साहब वो दूसरा इंसान है अपना इलॉन मस्क, वो तो आदमी ऐसा है कि वो खुद अपने आप में फिलोसोफर है और साथ में खुद ही वो अपने आप में इंजीनियर है, खुद ही वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, खुद ही कोड लिख देता है। तो वो इंसान तो अपने ही रास्ते चला गया। लेकिन रास्ते जाने का मतलब ये नहीं है कि ये जो पेपाल माफिया था वो एक कलेक्टिव फिलोसफी पे काम नहीं कर रहा था। जब इलॉन मस्क का स्पेसएक्स जो है उसके चक्कर में इलॉन मस्क ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के कगार पे था, तो उसको बचाने कौन आया? द सेम पीटर थियल। सो इट्स नॉट सम टेक्निकल स्किल दैट एक्चुअली मैटर्स इन बिजनेस। What really matters to a huge extent is the understanding of human brain.